हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बात बता देती हूँ कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, बायोलॉजी प्लस टेक्निक्स मींस बायोलॉजी के अंदर आप कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स लगाते हो जिनके कुछ स्पेशल प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ परफेक्ट प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से आप अपना जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट है उसको आप गेन करते हो या ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप उसको यूज़ करते हो। तो बायोटेक्नोलॉजी deals with techniques of using live organism or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans। मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम उन टेक्निक्स को यूज करते हैं जिनमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी एंजाइम को यूज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रोब्स हो, किसी से भी वो प्रोडक्ट मिल रहा हो या एंजाइम मिल रहा हो, लेकिन वो किसके लिए, हमारे लिए यूजफुल होना चाहिए। ठीक है। तो जो ईपीबी है, मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ईएफबी, उन्होंने एक परफेक्ट डेफिनेशन दी हुई है यहाँ से, ये द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड द मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मीन्स यहाँ पर आप जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस या जो भी आप टेक्निक्स यूज करते हो या जो भी आप प्रोसेसेस यूज करते हो, वो प्रोसेसेस प्लस उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स या जो सेल्स इन्वॉल्व हुई है या उस ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट इन्वॉल्व हुआ है या उसके कोई मॉलिक्यूलर एनालॉग्स वहां पर इन्वॉल्व हुए हैं किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के लिए। ठीक है। तो उन सभी टेक्निक्स को हम मिलाकर बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स या उनके सेल्स या पार्ट्स जिनसे भी हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे लिए, हम उन सबको इंक्लूड करते हैं। ओके। तो सबसे पहला प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो प्रिंसिपल्स में दो प्रिंसिपल्स आएंगे। सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक जो होगा, मतलब जेनेटिक मेकअप, जैसे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म का कोई भी ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल। तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम ऑल्टर कर दें, मतलब इसके अंदर, इसकी सीक्वेंस के अंदर कोई चेंज कर दें, तो वो कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ पर अगर सीक्वेंस के अंदर कोई हार्मफुल जीन है तो हम उसके अंदर उसको रिप्लेस करके कोई यूजफुल जीन डाल दें, या फिर जो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बन रहा है, जो जीन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है, उसकी जगह पर हम कोई नॉर्मल हेल्दी जीन डाल दें, तो वो कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। इसके अलावा जो इसका दूसरा प्रिंसिपल है, उसमें हम स्टेराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं ताकि कोई भी कंटामिनेशन या कोई भी डिजीज वहां पर ना हो सके, कोई अनवांटेड पैथोजन वहां पर ना आ सके, तो इसको बोलेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो इसका जो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें पहला था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम जेनेटिक मेकअप जो होगा उसको ऑल्टर करेंगे, जबकि दूसरा होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम जो स्टेराइल एनवायरनमेंट होगा, कंटामिनेशन फ्री जो एनवायरनमेंट होगा, उसको मेंटेन करेंगे ताकि कोई भी अनवांटेड जो पैथोजेंस हैं वो एंटर ना कर सके और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको इजीली अवेलेबल हो सके। ठीक है। जैसे आप कोई भी एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन या एंजाइम्स आप बना रहे हो, वो आपको मिल जाए विदाउट एनी कंटामिनेशन। ओके। तो जब भी आप जो रिकॉम्बिनेंट जब भी आप डीएनए जो होगा, मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आप जो करते हो, उसमें जो भी आप डीएनए प्रोड्यूस करोगे उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि उसके अंदर कोई नया कॉम्बिनेशन आपने प्रोड्यूस किया है। ठीक है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसके अंदर आप जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर, इन दोनों ही टेक्निक्स को आप यूज करोगे। मतलब जो जीन होगा वो क्लोन भी करे, मतलब अपना कॉपी नंबर भी बढ़ाए, और वो ट्रांसफर भी हो, मीन्स वो इजीली ट्रांसफर हो सके, जिस भी वेक्टर के अंदर आपने उसको इंट्रोड्यूस किया है वहां से वो जो मतलब जो वेक्टर है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इजीली इंट्रोड्यूस हो सके, उसका जो ट्रांसफर है वो इजी हो। ठीक है।
तो जब भी आप किसी भी डीएनए को आप रिकॉम्बिनेंट बनाओगे तो उसके पास एक परफेक्ट सीक्वेंस होनी चाहिए ताकि वो सेंट्रल डोग्मा को इनिशिएट कर सके। मीन्स वहाँ पर वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, रेप्लिकेशन के बाद वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके और ट्रांसक्रिप्शन के बाद वो ट्रांसलेशन कर सके। ठीक है, तो नॉर्मली जो प्लाज्मिड्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होगा, जिसे हमने पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है, ये बैक्टीरिया होगा आपका। इस बैक्टीरिया के अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, वो एक सिंगल क्रोमोसोम की फॉर्म में होगा। इसके अलावा जो दूसरे सिंगल जो सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होंगे, डीएनए या आरएनए, उनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम्स के अलावा जो होगा वो डीएनए मटेरियल या वो जेनेटिक मटेरियल जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है उसको बोलते हैं हम प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड जो होता है वो बड़े काम का होता है। इस प्लाज्मिड के अंदर, इस प्लाज्मिड को आप रिकॉम्बिनेंट बनाकर आप इससे कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट आप इस बैक्टीरिया से ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए इंसुलिन, तो ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन होगा वो हम इस प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब ये प्लाज्मिड जो होगा वो अपना कॉपी नंबर बनाएगा और रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन करेगा, तो इंसुलिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा। और वो इंसुलिन का क्या होगा, वो ह्यूमन नेचर का होगा, क्योंकि वहां पर ह्यूमन जीन जो होगा वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको लेना है वो आप इस प्लाज्मिड से ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो इस प्लाज्मिड को कट करेंगे। मतलब इसको कट किया जाएगा तभी तो इसके अंदर हम अपना जीन इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसको कट करने के लिए जो सीजर्स या जो एंजाइम्स, जो मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद जब उस जो डीएनए होगा उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको सील किया जाएगा, और सीलिंग का काम कौन करेगा, लाइगेज एंजाइम। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हैं, कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके अंदर आप कोई भी स्टेप्स इंक्लूड कर रहे हो, तो उसमें 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला, आपको डीएनए को आइडेंटिफाई करना है। मतलब जो भी डिजायरेबल जीन है, जो भी प्रोडक्ट आप चाहते हो, उसका जो जीन है वो डीएनए के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है और उसकी सीक्वेंस क्या है। इसके बाद जो आपने डीएनए आइडेंटिफाई किया है उसको आप किसी होस्ट के अंदर डालोगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर बैक्टीरिया की बात की थी कि बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होगा उसके अंदर हम डालेंगे अपना इंसुलिन का जीन। तो जो होस्ट होगा, डिजायर्ड होस्ट, वो आपको उसके अंदर आपको ये अपना जो आइडेंटिफाइड डीएनए होगा उसको इंट्रोड्यूस करना है। इसके बाद जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए है, आप ये आपको श्योर करना है कि जो होस्ट है उसके अंदर वो डीएनए जो हो वो मेंटेन रहे और वहां पर वो अपना कॉपी नंबर बनाए, साथ ही साथ वो जो जिस प्रोडक्ट के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया है वो प्रोडक्ट फॉर्म कर दे आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिजायर्ड जीन की सीक्वेंस पता होनी चाहिए डीएनए में कहाँ है। उसके बाद आपको वो जो आपका डिजायरेबल जीन है उसको आपको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। और तीसरा, आपको ये श्योर कर लेना है कि जो आपने डीएनए डाला है वो होस्ट के अंदर मेंटेन हो, कॉपी नंबर बढ़ाए और आप अपना प्रोडक्ट जो हो वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, नेक्स्ट है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। स्मॉल में आर लिखेंगे हम, स्मॉल में यहाँ पर आर लिखेंगे, फिर डीएनए। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो होती है उसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होंगे। तो सबसे पहला है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये क्या करते हैं, ये कट करते हैं। जैसे कोई भी डीएनए सीक्वेंस होगी, कोई भी डीएनए सीक्वेंस जो होगी उसको ये किसी स्पेसिफिक प्लेस पे से कट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो एंडोन्यूक्लिएज और एक एक्सोन्यूक्लिएज। जो एंडोन्यूक्लिएज होगा वो अंदर से कट करेंगे, मतलब सीक्वेंस जो होगी उसके अंदर की तरफ कट लगाएंगे, जबकि एक्सोन्यूक्लिएज जो होंगे वो टर्मिनल्स पर कट करेंगे, जो एंड पार्ट्स होंगे वहां पर कट करते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। ठीक है,
हमेशा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं वो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करते हैं और फिर उस पे से ही कट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होगा वो कहीं पर भी जाकर कट करने लग जाए, नहीं, हर एक एंडोन्यूक्लियेज जो होगा वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, जहां वो सीक्वेंस मिलेगी वो वहीं से कट करेगा। तो जो सीक्वेंस वो आइडेंटिफाई करता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होंगी वो हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए अलग अलग होती है। अब यहाँ पर जैसे जो एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं उनके लिए कन्वेंशनल नेम होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इको R1। इको R1 का मतलब क्या है? ई मीन्स एस्केरिचिया, को मीन्स कोलाई, आर मीन्स रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और 1 का मतलब होता है कि ये जो मतलब 1 2 3 ये इनकी डिस्कवरी के बेसिस पर होता है कि कौन पहले डिस्कवर हुआ है उसको 1 नाम दे देंगे, कौन सेकंड टाइम पर डिस्कवर हुआ है उसको 2 नाम दे देंगे। तो यहाँ पर ई कोलाई और आर इसकी स्ट्रेन है, आर इसकी स्ट्रेन होगी, और जो रोमन नंबर्स होंगे, जो रोमन नंबर 1 2 3 जो होंगे वो उसकी क्या होंगे? वो इंडिकेट करते हैं कि वो कौन से ऑर्डर में फाइंड आउट किए गए हैं। जैसे 1 है तो वो पहले नंबर पर, 2 है तो वो सेकंड नंबर पर। इसके अलावा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज 2 टाइप के होते हैं, ये मैंने बता दिया। क्या करते हैं? जो एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती है? जो आगे से पढ़ने पर भी और पीछे से पढ़ने पर भी सेम आए। मतलब ये आपका डीएनए सीक्वेंस है, इस डीएनए का ये मान लीजिए 5 प्राइम एंड है और ये है इसका 3 प्राइम एंड। अब ऐसे ही यहां पर होगा 3 प्राइम एंड और यहां पर होगा 5 प्राइम। तो जब आप 5 प्राइम से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो GAATTC, यहां पर भी आप 5 प्राइम से पढ़ना शुरू करो तो GAATTC, ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी जो आगे से पढ़ने पर भी और पीछे से पढ़ने पर भी सेम होगी। मीन्स इसको आप अगर 3 प्राइम एंड से पढ़ना शुरू करें तो CTTAAG, यहां से 3 प्राइम से पढ़ोगे तो CTTAAG। तो ये एक परफेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। जो इको R1 होगा वो G और A के बीच में से कट कर देगा। जब ये G और A के बीच में से कट करेगा तो यहां से देखिए यहां पर G रह जाएगा बस, और ये पूरी सीक्वेंस यूं की यूं रहेगी A तक, जबकि इस वाली सीक्वेंस में ये पूरी सीक्वेंस रहेगी और ये G रहेगा सिर्फ, यहां देखिए, है ना। तो ये क्या होंगे? ये जहां पर फ्लैंकिंग बेसेस आपको दिख रहे हैं, खाली बेस दिख रहे हैं, यहां पर भी खाली बेस दिख रहे हैं, इनके साथ कोई भी बेस पेयर नहीं है। तो इन सीक्वेंसेस को बोलते हैं स्टिकी एंड्स, और ये स्टिकी एंड्स जो होंगे वो परफेक्ट बेस पेयरिंग देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला हमारा डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए, इस फॉरेन डीएनए को इसके साथ हमने अटैच करना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कट करेंगे। तो ये GA के बीच में से कट कर देगा, यहां पर भी ये GA के बीच में से कट करेगा, दोनों ही स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेंगे। अब इन दोनों के बीच में परफेक्ट बेस पेयरिंग हो जाएगी और आपका जो न्यू डीएनए मिलेगा वो कहलाएगा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की एक प्रोसेस इन्होंने यहां पर भी दे रखी है कि ये आपका है फॉरेन डीएनए, इस डीएनए को इस वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या करेंगे? दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से कट करवा देंगे। जैसे इसको इको R1 से करवाएंगे तो इसको भी इको R1 से करवाएंगे, इसको हिंट 3 से करवाएंगे तो इसको भी हिंट 3 से करवाएंगे। मतलब दोनों के लिए एक ही एंजाइम हम यूज करेंगे। उसके बाद इसमें से हम अपना डिजायर्ड जो जीन होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उस डिजायर्ड जीन को हम लाकर यहाँ पर इसके साथ यहाँ हम अटैच कर देंगे और इसकी सीलिंग कौन करवाएगा? लाइगेज एंजाइम इसको सील करवा देगा और ये आपको मिल जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ई कोलाई के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, जो भी इसका परफेक्ट होस्ट होगा, जो इसको मेंटेन कर सकेगा, जो इसका कॉपी नंबर बढ़ा सकेगा, वहां पर हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल देंगे। ये अपना कॉपी नंबर बढ़ाएगा और आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा उसको ये एक्सप्रेस कर देगा, या जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है,
इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि जो सेपरेशन होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होता है उसको हम आइसोलेट कैसे करते हैं। मतलब यहाँ पर आपने कट कर दिया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो डिजायर्ड जीन है वो कौन सा है। तो उसके लिए हम करते हैं एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पर एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रखा है कि जो डीएनए होगा यहाँ पर आप अपना डीएनए का सैंपल अप्लाई करते हो इन वेल्स के अंदर। जैसे ही यहाँ पर ये जेल प्रेजेंट होता है, इस जेल बीड्स में से जो एगरोस जेल होता है उसकी बीड्स में से जो डीएनए होगा वो चलने लगेगा। ये क्या होता है, ये जो डीएनए होता है वो चार्ज के बेस पर और शेप के बेसिस पर, मतलब साइज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट होता है। एक तो चार्ज और एक साइज के बेसिस पर। तो जो ज़्यादा छोटा होगा वो बहुत दूर तक मूव करेगा, जबकि जो बहुत बड़े होंगे या जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो पीछे ही रह जाएंगे। तो इनके जो बैंड्स मिलेंगे उनको हम नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ले लेते हैं। उसके बाद उस नाइलॉन मेम्ब्रेन पर हम अपनी जो प्रोब होगी, डिजायर्ड प्रोब, उसको डालेंगे और फिर उसके हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करेंगे, स्टेनिंग करेंगे। तो जब डाई डाल के आप उसको देखोगे तो वो जो आपका डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट होगा वो चमकेगा। ठीक है, मतलब जब भी आप यूवी लाइट एक्सपोज करोगे उसके ऊपर तो वो चमकेगा। यहाँ पर हम जो भी डाई यूज करते हैं या जो भी स्टेन यूज करते हैं वो इथिडियम ब्रोमाइड होती है, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन यूज करते हैं। और जब भी आप यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे तो वो चमकेगा। वो जो बैंड होंगे जहां पर परफेक्ट बेस पेयरिंग हो जाएगी वो चमकेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा डिजायर्ड जीन है या जीन सीक्वेंस है, उसको हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो थी आपकी पूरी कंप्लीट प्रोसीजर था। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में। ओके, तब तक आप अपना यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए अपनी एनसीईआरटी में से। जो भी टर्म आपको समझ ना आए वो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज इसमें ऐसी कोई खास वो नहीं है। आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्लोनिंग वेक्टर्स। तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए, अपना होमवर्क कीजिए। ओके, थैंक यू।